सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का अगेन वीडियो के थर्ड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12th का हमारा चैप्टर जो पूरी तरीके से महाभारत के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट चैप्टर का नाम किनशिप कास्ट एंड क्लास है। इसे हिंदी में बंधुत्व, जाति और वर्ग बोलते हैं। वीडियो का पहला पार्ट इतना ज़बरदस्त था ना कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हाँ भाई हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। सेकेंड पार्ट में भी हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में और कितनी गहराइयाँ दे रखी है। हालांकि जिस बच्चे ने महाभारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आई रिकमेंड यू कि महाभारत ज़रूर देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर आप नोटिस करें तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप ये देख रहे थे कई सालों से, कई हजारों सालों से जो जैसा काम करता है वैसी उसे वर्ण व्यवस्था के अंदर डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्राह्मण हैं उनका काम शिक्षा लेना देना, उसके बाद जो आपके क्षत्रिय हैं उनका काम राजा बनना, युद्ध लड़ना, ये सारे काम होते थे। वैश्यों के काम व्यापार करने से संबंधित थे, और उसके बाद जो शूद्र थे उनका काम था इन सभी की मदद करना। अब मेन बात ये थी कि हमने देखा था ये सारा का सारा डिवाइन प्रिंसिपल था, एक दैवीय व्यवस्था थी। एंड देन उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि जब ये दैवीय व्यवस्था थी तो इसे पुरुष शुक्ति मंत्र के तहत इसको बिल्कुल प्रूफ करने की बात करी गई थी, और सभी ऋषि महर्षि इसको कहते थे कि राजा को इसे अप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन इस वाले पार्ट में ना हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से समाज के अंदर ये व्यवस्था भी बदली। इस व्यवस्था के अंदर भी हमने देखा कि जहाँ पे क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति राजा बनना चाहिए, ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति भी राजा बना। उसके बाद जहाँ पे ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए वो राजा बन गया। दूसरी बात, शूद्र वर्ग के व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए वो भी राजा बन गया। आइए समझते हैं। नॉन क्षत्रिय किंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो ओनली क्षत्रिय सपोज टू बी द किंग, मतलब शुरुआती समय में क्षत्रिय वर्ग के ही लोग जो है राजा बनते हैं। लेकिन अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो था वो निचली जाति, लो ओरिजिन था। सोचिए आप, कितनी असमंजस वाली बात है कि जो उस टाइम पीरियड पे चल रहा था उसके अपोजिट में भी ऐसा हुआ था। और दूसरी बात, शुग्न और कवर्ण जो ऑफ कोर्स इनके जाने के बाद आए थे पावर में, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, फिर भी राजा बने। सातवाहना डायनेस्टी जो थे, गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, वो अपने को ब्राह्मण बोलते थे। मतलब वैसे तो ये क्या कहते हैं, आपके ब्राह्मण वंश से नहीं थे, ये वैश्य वंश से बिलोंग करते थे। इन्होंने शादी ब्राह्मण वर्ग के अंदर करी थी, तो ये अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी सातवाहन डायनेस्टी में गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, उनकी वैल्यू ही क्या है सोचिए, तो वो चीज थी। और उसके बाद ये अपने को ब्राह्मण बताने लग गए। और देन उसके बाद भारत के बाहर से भी तो बहुत सारे लोग आए थे, तो उनको हमने क्या कहा, वो तो किसी वर्ण व्यवस्था के हमारी वर्ण व्यवस्था में आ ही नहीं रहे। फिर तो जब भी वो राजा बने, जैसे रुद्रमन, शाक डायनेस्टी का राजा था रुद्रमन। लेकिन आपको पता है उन लोगों को जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, वो जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें ब्राह्मण लोग बोलते हैं क्या, आपको याद रखना पड़ेगा, मलेच। आपने शब्द सुना होगा मेरे ख्याल से, मलेच शब्द के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने मलेच नहीं सुना होगा तो आपने बारबेरियन शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। तो मलेच एंड बारबेरियंस, बारबेरियंस दोज हु कम फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब वो लोग जो यूरोप की कंट्री से आ रहे हैं उन्हें हम बारबेरियंस कहते हैं। और मलेच भी हमने संस्कृत में ये वर्ड का इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने एक वर्ड और सुना होगा, यवन पीपल, यवन लोग सुना होगा, तो यवन लोगों का इस्तेमाल भी हमने देखा कि यहाँ पे होता है। अच्छा, एक और है जो एनसीईआरटी में बताती है कि सुदर्शन लेख की शुरुआत वैसे तो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में हुई थी, मौर्य डायनेस्टी में। देन पुष्पमित्र ने भी इसको चंद्रगुप्त को गिन्नौर के अंदर जो सुदर्शन लेख है इसका रीबिल्ड करवाया था, अशोका ने भी करवाया था। लेकिन दोस्तों जो शाक डायनेस्टी के रुद्रमन थे उन्होंने भी इसको बनवाया था। तो राजा कहीं का भी हो, राजा प्रिय होना चाहिए, राजा अच्छा होना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जा सकता है कि रुद्रमन जो है वो एक अच्छे राजा थे और उन्होंने काफी कुछ किया। सातवाहन की बात करें, जैसा मैंने कहा कि ये ब्राह्मण बोलते थे अपने आप को। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर कास्ट मैरिजिंग अमंग द मेंबर ऑफ द फोर वर्णा। वह ये भी दावा करते हैं कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, जबकि खुद कर ली इसने बंदे ने। मतलब ये बंदा वैसे तो क्या कहते हैं, वैश्य वंश से बिलोंग कर रहा है, ब्राह्मण वंश से शादी कर ली है, अपने हमको ब्राह्मण बोल दिया, राजा बन गया। इसने कहा कि जो ब्राह्मण वर्ग का बंदा है वो ब्राह्मण में शादी करेगा, जो क्षत्रिय वर्ग का बंदा है वो क्षत्रिय में ही करेगा। भाई ऐसा थोड़ा ना होता है।
मतलब ऐसा इसने बोला कि ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों 4 टाइप की मैरिज के बारे में आपने पहले भी जाना था, इससे पहले वीडियो की लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो 4 टाइप की मैरिज के बारे में आपको बड़ा डीपली समझ में आएगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट। जाति एंड सोशल नोबैलिटीज के बारे में समझते हैं। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज तो समझ ली, क्या समझ ली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ लिया, आपने देखा कि यार वैश्य सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके क्षत्रिय होते हैं, एंड देन उसके बाद आपके वैश्य होते हैं, एंड देन उसके बाद आपके शूद्र होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्म के हिसाब से इनके वर्ग को निर्धारित करा गया। अब मान लो किसी का कर्म ही नहीं पता चल रहा, किसी का कर्म नहीं पता चल रहा, तो आप उसे कौन सी वर्ण व्यवस्था के अंदर डालोगे? वी आर अनेबल, हमें पता ही नहीं कि हम करें क्या। तो ऐसी व्यवस्था में जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है। मतलब जिसकी वर्ण व्यवस्था का नहीं पता चलता है उसकी जाति व्यवस्था का पता चल जाता है। तो द सोशल कैटेगरी एज रेफर्ड एज जाति, तो यहाँ पे हावेवर व्हाइल द नंबर ऑफ वर्णा वाज फिक्स्ड, जहाँ पे वर्ण सिस्टम को 4 सिस्टम में वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में जब फिक्स कर दिया गया था, तो सिंपल सी बात है फिर उसके बाद जातियां ही बननी शुरुआत हुई। अब जातियां बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड थी, अलग अलग जगहों पे थी। जैसे कुम्हार काम करने वाले जो मटके का काम कर रहे कुम्हार हो गए, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए, और मंदिरों का काम करने वाले मटियार हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग, तेल का काम करने वाले तेली हो गए। तो ऐसे हमने अलग अलग जातियां बनानी चालू करी, और ऐसे असंख्य जातियां बननी चालू हो गई। आज भारत के अंदर जातियां आपको पता होगा कितनी करोड़ों है। हर जाति की अपनी व्यवस्था है, लेकिन याद रखना आपकी जाति कुछ भी हो, आपकी वर्ण व्यवस्था अलग होगी। आपकी वर्ण व्यवस्था कुछ भी हो, आपका गोत्र अलग होगा। तो जाति, गोत्र और वर्ण व्यवस्था हमें सिखाता है महाभारत, जो आप इस चैप्टर के थ्रू देख रहे हैं। अब दोस्तों, जाति वॉज शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने बताया वो एक ही समुदाय के अंदर लोग रहते हैं और कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं। अब तो ये तो पूरी तरीके से जाति बेस्ड था। अभी आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है वर्ण व्यवस्था के अलावा भी दूसरी चीजें। लिखा हुआ है कि देयर वर पॉपुलेशन हु वर सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस द ब्राह्मणिकल आइडियाज। मतलब समाज के अंदर ऐसा था कि जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर तो हम लोगों को पता है कि भाई 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि मान लीजिए कि अगर इस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, मान लो किसी के काम के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था को बता रहे हैं, काम के आधार पर अगर हम किसी वर्ण व्यवस्था को बता रहे हैं, तो मानो कि हमें किसी की काम का पता ही नहीं है। अगर हमें किसी के काम का नहीं पता तो वो बंदा कौन सी वर्ण व्यवस्था से आएगा? अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने के लिए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो किस आधार पे होने वाली है। अब वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर हो रही है तो ऐसा कहा जाता है चलो चारों वर्ण को डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन निषाद, ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक पीपल भी हमने देखे समाज के अंदर। हमने उन लोगों को भी देखने की कोशिश करी जो पूरी तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूँ चारों वर्ण व्यवस्था के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे मान लो कि मैं एकलव्य की बात करूं, एकलव्य द्रोणाचार्य का एक बहुत ही अच्छा और जानकार और जाना माना धनुर्धारी था, लेकिन वो रहता तो वनों के अंदर था, तो उसे वनवासी कहा गया, और ऐसे व्यक्ति को हमने निषाद बोला। और दूसरी बात हमने देखा कि भीम जो था, भीम पूरी तरीके से 5 पांडवों में से भीम एक 5वां बंदा था, लेकिन जब उन्हें पूरी तरीके से 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजा गया था, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि उनको हिडम्बा से प्यार हो गया, हिडम्बा से शादी करी। और हिडम्बा जो थी उस टाइम पीरियड पे राक्षसी क्लेन की थी, तो राक्षसी क्लेन से शादी करी और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा कौन सा पैदा हुआ वो आपको नाम पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब हिडम्बा की शादी होती है पूरी तरीके से भीम से, तो राक्षस क्लेन से थी, तो शादी अगर हो रही है तो समाज के अंदर उस टाइप की शादी की वैल्यू थी। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि 4 वर्णा के अकॉर्डिंग उन्हें हम लोअर या हायर बोल सकते हैं। जैसे कि अब भाई ये तो विद्या सीख रहे थे तो इनको मैं कह सकता हूँ थोड़े बहुत हायर थे। लेकिन समाज में कुछ ऐसी कैटेगरी भी थी जिन्हें अनटचेबल कहा गया। अनटचेबल उन लोगों को कहा गया जो समाज के अंदर मैं कह सकता हूँ उस मतलब उस वर्ण व्यवस्था के अंदर होने के बावजूद भी उस तरीके की चीजें नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या कहोगे? एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे कि वो प्योर नहीं है, दे वर प्राइमली कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल विच दे आर कंसिडर्ड एज प्योर। अब यहाँ पे बोला जाता है वह मुख्य रूप से अनुष्ठानों के प्रदर्शन से जुड़े थे जिन्हें वह शुद्ध मानते थे। यहाँ पे बताया गया कि ब्राह्मण लोग जो थे जो शुद्ध काम करते थे, शुद्ध काम से रिलेटेड जो भी काम होता था वो ब्राह्मणों का काम था, लेकिन इम्प्योर जो भी काम होता था वो अनटचेबल लोगों का काम माना जाता था। तो अनटचेबल लोगों की मनुस्मृति के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बताई गई है। उनका काम है
मरी हुई लाश के कपड़े उतार के पहनने, मरी हुई लाश डेड बॉडी एनिमल्स उनको जलाना, और ऐसे लोगों को चांडाल्स कहा गया। सोचिए, चांडाल्स वो लोग हुआ करते थे जो पूरी तरीके से यही टाइप के काम किया करते थे। ये अनडिस्ट्रैक्ट यूटेंशियल एंड वेयर क्लोथ्स ऑफ डेड बॉडीज एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, ये पूरी तरीके से लोहे के वस्त्र पहना करते थे। तो ये सारे इम्प्योर काम कर रहे हैं, और रात में ऑफ कोर्स सिटी के अंदर, गांव के अंदर उनको घूमने से मनाही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी, उनकी स्थिति ऐसी दयनीय बना रखी थी कि देखने के बाद कोई भी बंदा उनको देखेगा डर जाएगा। मैं इमेज का इस्तेमाल ये कर रखा है भाई, वैसे कुछ और भी चांडाल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर कर्म से देखें, कोई लोहे के कपड़े पहन रहा है, कोई मरी हुई लाश के वस्त्र पहन के चल रहा है, तो वैसे भी बहुत अजीब सा लगेगा ना। तो सोचने वाली बात है। तो इस हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे ने कहा, ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिफाइन किया था। जैसे फांग शियान और जॉन जैंग इनका नाम है। फांग शियान लिखते हैं अपनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर, उन्होंने अनटचेबल के बारे में लिखा। उन्होंने कहा अनटचेबल हैड अ साउंड ऑफ क्लैपर इन अ स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड बाय सीइंग देम। उन्होंने कहा कि वो या तो सड़कों पे जब चलते थे तो तालियां बजाते थे, और या तो क्या कहते हैं, अपने हाथ में एक बर्तन रखते थे जिससे वो पीटते थे। पीटने से क्या होता था कि कोई इनको जान पाए कि ये सामने से आ रहे हैं, और फिर इनको देखा ना जाए, क्योंकि देखने भर भी इनको अनटचेबल माना जाता था। दूसरा जोंग जियांग जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अनदर चाइनीज प्लेमेज जोंग जियांग ऑब्जर्व दैट द एग्जीक्यूटर्स एंड द सेवेजर्स वर फोर्स्ड टू बी लिव आउटसाइड द सिटीज। ऐसा कहा गया था जल्लाद या मैलर्ड होने वाले लोग, या यही लोग जो ऐसे काम करते हैं, इनको सिटी से बाहर रखने की परमिशन थी, सिटी के अंदर रहने की कोई परमिशन नहीं थी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका हमें पता था कि पिता के बाद फादर को मिलेगा, कभी कभार गेम जीतने के बाद भी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, लेकिन एक्सेस करने का तरीका अभी तक हमने पढ़ा, पैटर्नल सिस्टम बड़ा आसान है। महिलाओं को कैसे मिलता है? स्त्री धन के थ्रू। स्त्री धन के थ्रू महिलाओं को सारी प्रॉपर्टी मिलती है, और स्त्री धन ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब अगर मैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अलावा मनुस्मृति की बात करूं, तो मनुस्मृति में बताया गया कि 7 तरीके का धन अर्जित करने का तरीका है। किसका? वो पुरुष का। जैसे विरासत में मिला हुआ, खोज की हुई, खरीदी, विजित करी, जो जीती हुई, निवेश करी हुई, कार्य द्वारा प्राप्त की गई हो, या सज्जनों द्वारा भेंट प्राप्त करी गई हो। तो ये 7 तरीके हैं। जबकि फीमेल जो होती है, उसको शादी के टाइम पीरियड पे जो वर वधु के थ्रू मिलता है भेंट, वो मिलेगा। स्नेह के प्रति जो भेंट मिलेगा वो मिलेगा। भात में जो भेंट मिलेगा वो उसका है। माता पिता जो स्नेह से दे रहे हैं वो उसका उपहार के रूप में। इवन जो उसके पति के द्वारा भेंट दिया गया है वो उसको मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको और कोई चीजें मिल सकती है प्रॉपर्टी के रूप में। जबकि हमने उसी टाइम पीरियड के कई हजारों साल बाद देखा कि परमवती गुप्ता पहले लेडी थी जिनको जमीनें मिली। तो अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल चीज हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसा ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी ग्रांट किसको की जाती है, मतलब प्रॉपर्टी जो है धन के रूप में किसको दी जा सकती है, वो भी जेंडर बेस्ड और क्या कहते हैं आपके वर्ण व्यवस्था के बिहाफ पे ही था। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादातर लोग ब्राह्मण को ही जो प्रॉपर्टी है वो दिया करते थे। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टैक्सेस ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द शूद्र वाज सब्स्टिट्यूट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को काम जो है निर्धारित कर दिए गए थे, और उस टाइम पीरियड पे जो क्या कहते हैं फर्स्ट 3 कैटेगरी थी, सिर्फ उनको ही जमीनें जो है मिल सकती थी। जबकि गौतम बुद्धा कहते थे ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म में ये कहा गया कि ये आइडिया बिल्कुल तरीके से बाय बर्थ गलत है। इसमें उनकी क्या गलती है कि वो बाय बर्थ पैदा हुए हैं उस वर्ण व्यवस्था के अंदर, कि आप उनको प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणिकल टैक्सेस को पूरी तरीके से खंडन करा। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, इससे तो समाज में पूरी तरीके से दरिद्रता फैल जाएगी, और सिर्फ वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं वही सबसे आगे रहेंगे, है ना। ये एक लॉस है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑल्टरनेट सिनेरियो ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि समाज में कुछ ऐसी धारणा बनाई जाती है कि जो प्रॉपर्टी दान करता है ना वो दानशील व्यक्ति है, जीनियस है, और जो प्रॉपर्टी रखता है वो कपटी है, तो घृणा का पात्र है, उसे प्रॉपर्टी रखनी ही नहीं चाहिए। दान करना एक अच्छा पुण्य माना जाता है। ऐसे धन दान होता है, कन्या दान होता है, गौ दान होता है, तो ऐसे भूमि दान भी एक पवित्र दान में से माना जाता था, जो ब्राह्मणों की मान्यताएं थी। इवन बुद्धिस्ट ये कहते थे उस टाइम पीरियड पे कि ये जो बाय बर्थ लोगों को प्रॉपर्टी देने का अधिकार है ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी के मालिक ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र यही, सॉरी वैश्य यही तो न थे। उन्होंने अपनी बुक त्रिपिटका के अंदर ये मेंशन करा और ये बताया। त्रिपिटका 3 प्रकार की बुक है, विनय पिटका, सुद पिटका, अभिधम पिटका। इसके बारे में आप 4th चैप्टर में काफी डीपली पढ़ेंगे।
उन्होंने बताया कि शुरुआती समय में एक होता ये था कि अगर दो बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला जो बंदा होता था वो हेड होता था, उसको बदले में गेहूं चावल या कुछ भी कर के रूप में या काम के रूप में दे दिया जाता था। बाद में यही व्यवस्था राजा बन गया, वो राजा बन गया तो राजा सबसे सुप्रीम तो है ना हो गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया गौतम बुद्धा ने कि ये चीज गलत है, समाज में सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये उन्होंने कई हजारों साल पहले लोगों को समझा दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स हम महाभारत देखें या रामायण देखें, उस व्यवस्था के अंदर ऐसा हो रहा था। सो गाइज ये था थर्ड पार्ट एंड आई होप दैट आपको फोर्थ पार्ट की वेटिंग बहुत तेजी से लग रही होगी। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए दिस इज इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।